नमस्कार दोस्तों, हम में से हर कोई पृथ्वी ग्रह पर राइड के लिए एक साथ है, क्योंकि हम हर साल एक बार अपने केंद्रीय तारे के चारों तरफ एक पूरी कक्षा पूरी करते हैं। हालांकि हम आने वाले किसी भी साल में ब्रह्मांड में होने वाली कुछ प्रमुख घटनाओं को देख सकते हैं, जैसे कॉमेट का आगमन, मीटियोर शावर की चमक, पास के तारे का चमकना या यहाँ तक कि प्रलयकारी सुपरनोवा। ये सब घटना आने वाले सालों में हमें कभी भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हमारा ब्रह्मांड हर एक साल में कैसे चेंज होता है। दोस्तों, हम आमतौर पर एक साल को काफी लंबे ड्यूरेशन के रूप में देखते हैं। इन ह्यूमन टर्म्स, अगर इंसानी टर्म्स में देखें तो 365 या इसके आसपास के दिनों में बहुत कुछ घटित हो सकता है। लेकिन ब्रह्मांड की तुलना में, जो कि 13.8 बिलियन साल पुराना है, इसमें एक साल सचमुच पलक झपकने के बराबर है। सचमुच अगर आप ब्रह्मांड की आयु की तुलना एक साल से करें तो यह मानव जीवन काल की तुलना में 0.2 सेकंड से करने जैसा होगा। लेकिन फिर भी उस ब्रीफ पीरियड यानी एक साल में हमारे सौर मंडल, हमारी आकाश गंगा और ब्रह्मांड में भी कुछ सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। ये समय के सबसे बड़े पैमाने पर होने वाले महान और धीमे परिवर्तनों के आधार पर बनते हैं। अगर हम अपने धरती की ही बात करें तो हर साल धरती का रोटेशन धीमा होता जाता है। निश्चित रूप से आप इसे सामान्य समय सीमा पर शायद ही नोटिस करेंगे। धरती को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में लगने वाला समय यानी कि एक दिन, वो आज एक साल पहले की तुलना में लगभग 14 नैनो सेकेंड ज्यादा हो गया है। अगर आप काफी ज्यादा समय तक धरती पर वेट कर सकते हैं, धरती पर रह सकते हैं, तो ये समय काफी बढ़ जाएगा। अगर आप 4 मिलियन सालों तक बने रहते हैं तो हमारा रोटेशन इतना धीमा हो जाएगा कि हमें अब लीप ईयर की आवश्यकता नहीं होगी। एक साल अब 4 साल बाद 366 दिन का नहीं, 362 दिन का ही होगा। इसका मतलब ये भी है कि सौर मंडल के शुरुआती दिनों में धरती पर एक दिन बहुत छोटा होता था। धरती को एक चक्कर पूरा करने में केवल 6 से 8 घंटे लगते थे, जिसका मतलब है कि एक साल में 1000 से ज्यादा दिन होते थे। हालांकि उस समय धरती की रोटेशन स्पीड काफी तेज थी, लेकिन अब चूंकि धरती की स्पीड धीरे धीरे स्लो होती जा रही है, इसलिए आने वाले कुछ मिलियन या बिलियन सालों में धरती पर दिन और भी लंबे होते जाएंगे, जब तक कि धरती को सूरज पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देता। अब अगर हम हमारे इकलौते चांद की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल चंद्रमा ज्यादा दूर है। अगेन, आप शायद ही इस पर ध्यान दिए होंगे, लेकिन ये सच है क्योंकि ये एक फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉ है। दोस्तों, अर्थ और मून सिस्टम के बारे में सोचें। धरती अपनी धुरी पर घूमती है, जबकि चंद्रमा धरती के चारों ओर घूमता है। अगर धरती की परिक्रमा धीमी हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये एंगुलर मोमेंटम खो रही है, जिससे यहाँ पर अब किसी और चीज की भरपाई की जरूरत है। वो कुछ और नहीं बल्कि चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जिसका मतलब है कि चंद्रमा सब कुछ संरक्षित रखने के लिए दूर हो जाता है। एक साल के टाइम स्केल पर आप लेजर लूनर रेंजिंग के साथ भी ध्यान नहीं दे सकते कि चंद्रमा की कक्षा में डिफरेंस केवल 3.8 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। लेकिन समय के साथ यह इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आने वाले 650 मिलियन सालों में पूर्ण सूर्य ग्रहण जैसी कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा इतना दूर होगा कि सभी सूर्य ग्रहण ज्यादा से ज्यादा एन्युलर यानी कि वलयाकार होंगे। वहीं अगर सूरज की बात करें तो सूर्य पिछले साल की तुलना में थोड़ा ज्यादा गर्म है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह केवल ऑन एवरेज है, क्योंकि सूर्य में वेरिएशन ओवरऑल वार्मिंग इफेक्ट से बड़ी है। यह निश्चित रूप से धरती पर होने वाली ओवरऑल गर्मी की वजह बनने में सक्षम नहीं है। मतलब कि सूर्य की गर्मी में हर साल में बदलाव इतना ज्यादा नहीं है कि वो धरती को प्रभावित कर सके, क्योंकि किसी भी साल में सूर्य की चमक में वृद्धि लगभग 1% का 5 अरबवां हिस्सा है। लेकिन काफी लंबे टाइम स्केल पर यह काफी मायने रखता है। जैसा कि आप देखते हैं कि सूर्य मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और प्रति वर्ष लगभग 10⁻17 किलोग्राम मास खो देता है। जैसे जैसे ये अपना ज्यादा ईंधन जलाता है, ये गर्म होता जाता है, जिससे इसका ईंधन तेजी से फ्यूज होता है और इसके ओवरऑल एनर्जी आउटपुट में वृद्धि होती है। लगभग 1 से 2 अरब सालों में सूर्य इतना गर्म हो जाएगा कि धरती के महासागर उबल जाएंगे, जिससे धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा, जैसा कि हम सभी जानते भी हैं। आखिरकार अंत में सूर्य की वजह से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग हम सभी का अंत होगी। लेकिन ये तो हमारे सौर मंडल के भीतर ही है। आकाश गंगा और उससे परे भी केवल 1 वर्ष में भी परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, आकाश गंगा के भीतर नेब्यूला में निरंतर आधार पर नए तारे बनते हैं, जिससे यंग स्टार क्लस्टर का निर्माण होता है। हमारी गैलेक्सी में वर्तमान में स्टार फॉर्मेशन रेट हमारी बेस्ट नॉलेज के अनुसार हमारी आकाश गंगा में हर साल 0.68 सोलर मास के बराबर का तारा जन्म लेता है।
ये तो सिर्फ एक एवरेज है। हमारी गैलेक्सी में एक शताब्दी से भी अधिक समय में 100 सोलर मासेस वाले तारे बन सकते हैं, या फिर एक ही साल में 5 बहुत ही कम मास वाले तारे बन सकते हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो तारे का निर्माण लाखों सालों की एक ग्रेजुअल प्रोसेस में होता है, लेकिन ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो हमारी गैलेक्सी में हर साल एक नया तारा ही बनता है, जो हमारे सूर्य से थोड़ा ही छोटा होता है। अब अगर तारे बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि सुपरनोवा भी होते होंगे। हमारी आकाशगंगा में हर साल सुपरनोवा के विस्फोट की कुछ प्रतिशत ही संभावना है, या फिर हर साल लगभग ना के बराबर ही संभावना है। वैसे हम सोचते थे कि सुपरनोवा अत्यंत ही रेयर इवेंट्स होते हैं। 1572 में टाइको सुपरनोवा और 1604 में केपलर का सुपरनोवा धरती से नग्न आंखों से देखी गई अंतिम 2 घटनाएं थीं। लेकिन हालिया स्टडीज ये बयान करती है कि सुपरनोवा रेयर तो होते हैं, लेकिन अत्यंत रेयर नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि प्रति शताब्दी हमारी अपनी गैलेक्सी में 2 से 7 सुपरनोवा हो सकते हैं। ये संख्या जो हम पहले सोचते थे कि कई शताब्दियों में एकाक सुपरनोवा होते हैं, उससे कहीं अधिक बड़ी है, और हमें बताती है कि भले ही हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इस बात को हम नकार भी नहीं सकते कि इतनी विशाल गैलेक्सी में कहीं पर सुपर न हुआ हो। इस बात की काफी अच्छी संभावना है कि हमारे अपने जीवन काल में कोई सुपरनोवा घटित हुआ हो। हालांकि हम सुपरनोवा की कल्पना हर साल तो कतई नहीं कर सकते, क्योंकि ये दशकों में एकाक बार ही होते हैं। वहीं अगर हम ब्रह्मांड के स्केल पर हर साल देखें तो पिछले साल की तुलना में इस साल ब्रह्मांड अधिक ठंडा है। बिग बैंग के बाद आज ब्रह्मांड बेहद ठंडा है, एब्सोल्यूट जीरो से केवल 2.725 केल्विन ऊपर। और फिर भी ये वो तापमान है जो 13.8 बिलियन सालों से ठंडा होने के बाद ही पहुंचा है। उससे पहले ये इतना गर्म था कि परमाणुओं को आयनित कर सकता था, नाभिकों को अलग कर सकता था, यहाँ तक कि क्वार्क और ग्लूऑन को अलग अलग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाने से रोक सकता था। हालांकि आने वाले समय में जैसे जैसे और समय बीतता जाएगा, ब्रह्मांड का एक्सपेंशन और कूलिंग हमें मनमाने ढंग से एब्सोल्यूट जीरो के करीब ले जाता रहेगा। हो सकता है कि एक साल में ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन अरबों सालों के स्केल में ये और भी ठंडा हो जाएगा। तब तक शायद हम तो क्या, ब्रह्मांड का खुद का भी वजूद खतरे में आ जाएगा। और फाइनली हर साल बीतने के साथ 20,000 से ज्यादा तारे हमारी पहुंच से बाहर हो जाते हैं। ब्रह्मांड पर डार्क एनर्जी हावी हो गई है, जिससे दूर की आकाशगंगाओं की विस्तार दर तेज हो गई है। ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं हमसे इतनी तेजी से दूर जाती जा रही हैं, जितनी तेजी से प्रकाश भी यात्रा करने में सक्षम नहीं है। मतलब कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार प्रकाश की गति से भी तेज हो रहा है। भयावह रूप से ब्रह्मांड में हमारे द्वारा देखी गई आकाश गंगाओं में से 97% पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं, लेकिन शेष 3% जो बची हैं, वो ऐसे ही नहीं टिकी हैं, वो भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। प्रत्येक वर्ष बीतने के साथ लगभग 20,000 नए तारे जो पहुंच योग्य थे, अब पहुंच योग्य नहीं हैं, जिसका मतलब है कि हर साल हम तारों की खोज में देरी करते हैं। ऐसे हजारों तारामंडल हैं जो हमेशा के लिए हमारी समझ से परे हो जाते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड का जीवन काल लंबा हो सकता है और चीजों की भव्य योजना में 1 वर्ष छोटा हो सकता है, लेकिन फिर भी चीजें बदलती हैं। अगर हम पर्याप्त रूप से और सटीकता से देखें तो हम भी गुजरते समय के प्रवाह को महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।